ने इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ रखा हुआ था। ठीक है, तो बिगन वालों, आज जो आप लोगों ने सुबह मेरे साथ किया था वो थोड़ा बहुत चीजें रिपीट हो रही है। ठीक है, और वो थोड़ी बहुत जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज आ रहे थे सुबह, ठीक है, उसको भी मैं क्लियर ऑफ कर रहा हूँ। और उसके बाद आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द वेव्स, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज स्टिक टू द क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सुकून से देखिएगा। सही है। क्लास विल एक्सटेंड टिल 12:30, मैक्सिमम 12:30 तक जाएगी ये। मिनिमम 12:30, मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकती है। सही है। इंटरफेरेंस पैटर्न हम पढ़ रहे थे, जल्दी जल्दी जो बेसिक्स थी वो रिकॉल कर लेते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न हमने सुपर पोजिशन से स्टार्ट किया था। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इंटरफेरेंस पैटर्न क्या था, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सुपर पोजिशन का। सबसे पहले हमने कहा था सुपर पोजिशन कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो वेव्स मिलेंगी, मिलकर के वो इंटरफेयर करेंगी, इंटरफेयर करने के बाद एक नई वेव बना देंगी। अब दैट न्यू वेव कुड हैव अ लार्जर एम्पलीट्यूड देन द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स, वो अगर इन फेज मिलती हैं तब होगा, और उसे हम कहते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर वेव्स मिलती हैं आउट ऑफ फेज, तो इसका मतलब है कि वहां पर जो आपके पास एम्पलीट्यूड्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, एंड एक स्मॉलर वेव, या फिर अगर एम्पलीट्यूड्स इक्वल थे तो बिल्कुल ही जीरो वेव, डेड लाइन, ठीक है, वो बन जाएगा। उसको हमने कहा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस इंटरफेरेंस की बड़ी कंडीशंस, बड़ी जो है ना वो प्रॉपर्टीज हमने देखने के बाद हमने कहा था इंटरफेरेंस पैटर्न को जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो ऑन अ स्क्रीन बाय टू डिफरेंट सोर्सेस इंटरफेयर करवाने के बाद देखते हैं। अब वो लाइट से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने ये बताया था कि जो इंटरफेरेंस है वो आपके पास लाइट में भी हो रही है, इंटरफेरेंस साउंड में भी हो रही है, इंटरफेरेंस वाटर वेव्स में भी हो रही है, इंटरफेरेंस आपके पास अदर वेव्स लाइक माइक्रोवेव्स, लाइक रेडियो वेव्स, लाइक अल्ट्रावायलेट, इन सारी वेव्स के साथ आपको इंटरफेरेंस मिल रही है। नोटिसेबल इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हम कुछ प्रिसाइज्ड सिचुएशंस रखते हैं। ठीक है ना। नाउ व्हाट आर दोस प्रिसाइज सिचुएशन? पहले तो सबसे जो बेसिक आइडिया था टू सोर्स इंटरफेरेंस का, इंटरफेरेंस पैटर्न का, वो मैंने कहा था कि हम दो सोर्सेज रखते थे। ठीक है ना। मेक श्योर करते हुए इस बात का कि दोनों सोर्सेज जो हैं वो मोनोक्रोमैटिक हो, मतलब सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी जो है ना वो दे रही हो, सेम वेव्स तो हो, और दोनों इन फेज ऑपरेट हो, या फिर दोनों जब ऑपरेट हो रही हो तो ऑपरेशन के टाइम पे, जनरेशन के टाइम पे उनका फेज डिफरेंस जीरो। मतलब जिस फेज के साथ ये वाली वेव जनरेट हो रही है उसी फेज के साथ ये वाली वेव भी जनरेट हो। ठीक है ना। अगर एट द टाइम ऑफ जनरेशन उनका जो उनके उनके दरम्यान अगर फेज डिफरेंस आ जाता है तो हमारा पैटर्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बनेगा तो यही, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैंने कहा कि यहां से वेव्स निकली बड़ी सारी, और वो इस स्क्रीन के ऊपर अलोंग द स्क्रीन, मैंने कहा था कि मुझे पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा था। तो सेंटर पे क्योंकि दोनों का पार्ट डिफरेंस वो जीरो, तो एक ब्राइट फ्रिंज बनी थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ईदर वेज जब मैं जाता था तो पार्ट डिफरेंस चेंज हो रहा था। तो जहां जहां पार्ट डिफरेंस आपको हाफ लेमडा, 1.5 लेमडा, 2.5 लेमडा का मिल रहा था, वहां वहां आपको एक डार्कर फ्रिंज नजर आ रही थी। ठीक है ना। और जहां आपके पास एक लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, मतलब मल्टीपल, इवन मल्टीपल इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा मिल रहा था, देयर वाज अ ब्राइट फ्रिंज। लेकिन मैंने कहा था यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसको मीट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग था, तो हमने डिफ्रैक्शन का सहारा लिया था। डिफ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि मैंने लाइट रे passes through a small slit, a small opening, the light diffracts, the light spreads in all directions, the wave, मैं wave का टर्म यूज कर लूं क्योंकि it happens with every wave spreads in all direction, and the diffraction point अगर बहुत स्मॉल हो, जस्ट लाइक दिस, ये जो मैंने बनाया, दिस एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स। ठीक है। इसको हमने इंटरफेरेंस पैटर्न में किस तरह लेकर के आए थे, मैंने कहा कि हम बजाय इस बात के कि दो डिफरेंट सोर्सेज में यूज करता, मैंने एक सिंगल सोर्स यूज किया और यहां पे प्लेस कर दी एक डबल स्लेट। आइडेंटिकल दो स्लेट्स ली मैंने। ठीक है ना। मतलब यूं समझ लीजिए कि शीट रखी हुई, उसमें दो स्लेट्स, दो होल्स हुए हुए। अब जब रे उन दोनों होल से गुजरेगी तो दोनों होल से स्प्रेड होगी कुछ इस तरह। ये मैंने वेवफ्रंट्स बनाए और ये मैंने वेव रेज बनाई हुई है। ठीक है ना, लाइट रेज बनाई हुई है दोनों चीजों से। तो मैं कह सकता हूं कि दिस वाज माय सोर्स वन, दिस वाज माय सोर्स टू। ऐसा करने से क्या इंश्योर किया? ऐसा करने से ये इंश्योर किया कि देखो ये तो सोर्स, मेजर सोर्स तो आपके पास एक ही थी, तो दोनों सोर्सेस, ये जो आपके पास वेवलेट्स निकल रही जो आपके पास सेकेंडरी सोर्सेस हैं, दिसलेट्स, यहां से आपके पास जो वेव्स निकल रही होंगी वो इन फेज होंगी, मतलब उनका जो जनरेशन पॉइंट होगा वो उनके दरमियान फेज डिफरेंस जीरो होगा। ठीक है ना। जिस फेज में यहाँ पर है वही फेज यहाँ पर होगा क्योंकि ये एक ही वेव आई थी यहाँ पे।
मोनोक्रोमैटिक रहेंगी और कोहेरेंट रहेंगी। और सिमिलर पैटर्न आपने यहां ऑब्जर्व किया था। Now, इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को मैंने कहा था, इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास फ्रिंजेस बन रही हैं उनका पैटर्न चेंजेस ऑफ द अपैरेटस पे किस किस तरह डिपेंड करता है। अब अपैरेटस की वो क्या चीजें थी जिसको हमने देखना था। मैंने कहा था एक फीचर इस अपैरेटस का या फिर इट्स ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, आई विल। अच्छा, तो मैंने कहा मेरे पास दो स्लेट्स हैं, तो वन मेजर थिंग इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लेट। द सेपरेशन इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्लेट टू द अनदर सेंटर ऑफ द स्लेट, और स्लेट सेपरेशन को हम ए कहते हैं। माइंडेड कि ये सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस है। इवन इफ आई इंक्रीज द विड्थ ऑफ द स्लेट एंड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चेंज ना भी करूं, तो स्टिल द स्लिट सेपरेशन रिमेन्स द सेम। ठीक है ना, ये भी हम देखेंगे आगे। दूसरी चीज जो फीचर हमने देखना होता है वो ये देखना होता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द ऑब्जर्वेबल स्क्रीन, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। और फिर फाइनली हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा। ये जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है इसको मैं जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा कह रहा हूं। ये जो पहला मैक्सिमा बना था ऑन द पार्ट डिफरेंस ऑफ लेमडा, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा था। जो दूसरा मैक्सिमा बनेगा ऑन द पार्ट डिफरेंस ऑफ टू लेमडा, ये सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर यहां भी होगा, यहां भी सेकंड ऑर्डर इस तरह चल रहा होगा, 0 1 2 3 0 1 2 3। ठीक है। सो मेन चीज जो मुझे देखनी थी वो ये कि ये जो फ्रिंज सेपरेशन है, फ्रिंज सेपरेशन किसे कह रहा हूं, वन मैक्सिमा के सेंटर से दूसरे मैक्सिमा के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, फ्रिंज सेपरेशन कहला रहा है। मैक्सिमा इज अ ब्राइट लाइट, यस, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वो मैक्सिमा कहला रहा है आपके पास। तो एक मैक्सिमा के सेंटर से दूसरे मैक्सिमा के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज फ्रिंज सेपरेशन। अब इसकी मैथमेटिक्स हमने देख ली थी, तो मैं जल्दी से मैथमेटिक्स रिकॉल करवा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बनाए। मैंने कहा एक सेंटर ऑफ दी स्लिट से ये जो डिस्टेंस है दैट वाज डी, और सेंटर ऑफ द स्लिट से जो आपके पास पहला मैक्सिमा बन रहा था, ये एक ट्राइंगल बना 90 डिग्री। इसका अगर मैं एंगल ये साइन थीटा लूं, ठीक है, सो दिस वैल्यू इज परपेंडिकुलर और ये आपके पास बेस हो चुका हुआ है। ठीक है। दूसरा ट्राइंगल जो मैंने बनाया था वो ये वाला है। ये जो मैंने डिस्टेंस ड्रॉ किया, दिस इज द डिस्टेंस या डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। तो मतलब ये जो गैप है आपके पास, दिस इज पार्ट डिफरेंस। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं ना, ये वाला जो एंगल है, अब यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस एंगल इज सो स्मॉल, इतना छोटा होता है कि ये लाइन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस लाइन। ठीक है ना, दिस इज 90 डिग्री, लेकिन ये इतना छोटा गैप होता है। जैसे आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किया था, आपने देखा मिलीमीटर्स के अंदर होती है बात। तो ये बहुत ही छोटा एंगल होगा, तो जहां पर आपके पास ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंड दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस। तो अब सिमिलर ट्राइंगल वाली लॉजिक में लगा रहा हूं। मैंने कहा सिंस ये ऑलमोस्ट ए के बराबर है, तो मैंने कहा ए ओवर एक्स, सॉरी, ए ओवर दिस इज पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स ओवर डी। टू ट्राइंगल्स को कंपेयर किया, पार्ट डिफरेंस ये वाली चीज जिसको ऑलमोस्ट हमने ए कहा था, ठीक है ना, पार्ट डिफरेंस ओवर ए, सॉरी पार्ट डिफरेंस ये वाला था, पार्ट डिफरेंस ओवर ए इज इक्वल्स टू एक्स ओवर डी। नाउ दिस इज अ क्लोज्ड अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि हमारे पास ये एंगल बहुत छोटा होता है। ठीक है ना। अब मैंने कहा कि सिंस मैं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का ये जो डिस्टेंस है एक्स, ये पहले ऑर्डर मैक्सिमा का देख रहा हूं, तो पार्ट डिफरेंस फॉर द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, दोबारा बताया, देखिए पार्ट डिफरेंस क्या था, डिस्टेंस में डिफरेंस ऑफ द टू वेव्स। एक वेव आपके पास ये डिस्टेंस कवर की हुई, दूसरी वेव आपके पास ये वाला डिस्टेंस कवर की हुई। ठीक है ना। अगर मैंने कहा कि इनके दरमियान डिफरेंस लूंगा लेंथ का, तो वो कुछ इतनी सी लेंथ आने वाली है, जिसको मैंने थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाया हुआ है, ये बहुत छोटी सी लेंथ है। तो ये जो डिफरेंस इन लेंथ आ रहा है, जिसको मैंने यहां से लेके यहां तक बनाया, दिस इज एक्चुअली पाथ डिफरेंस। ठीक है। फिर मैंने कहा कंपेयरिंग द ट्रू ट्राइंगल्स, तो मैंने कहा एक्स ओवर डी, ये वाला ट्राइंगल, इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस ओवर ए, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है।
मैंने, क्योंकि पहले मैक्सिमा की बात करनी है फ्रिंज सेपरेशन के लिए, तो फर्स्ट मैक्सिमा अकर्स एट द पाथ डिफरेंस ऑफ लेमडा। तो इस पाथ डिफरेंस को मैंने लेमडा से रिप्लेस किया था, और यहां से मेरे पास एक रिलेशन आया था x इज इक्वल्स टू लेमडा डी ओवर ए का। ये डेरिवेशन नहीं है अफनान, मैंने सुबह भी बताया था कि ये डेरिवेशन इंक्लूडेड नहीं है, मैंने सिर्फ समझा दी अभी। ये x इज इक्वल्स टू लेमडा डी ओवर ए कहां से आया था, क्योंकि यहाँ पे क्लोज अप्रोक्सीमेशन आ रही हैं, बड़े सारे क्वेश्चन उठते हैं, तो वैसे भी सिलेबस का पार्ट नहीं, मैं सिर्फ समझाने ही घर से। तो लेमडा डी ओवर ए, अब यहाँ पे समझ लें द फ्रिंज सेपरेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, and is there only one source of light right now? The major source is one, लेकिन हमारे लिए ये टू सब सोर्सेज बनी हुई हैं, सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है ना, जिनको हम वेवलेट्स का नाम दे रहे थे। तो आप ये कह सकते हैं मोनोक्रोमैटिक है तो एक ही सोर्स। द फ्रिंज सेपरेशन डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अगर मैं वेवलेंथ यहाँ पे ओरिजिनल वेव की बढ़ा दूंगा, तो जो फ्रिंज सेपरेशन है वो मेरे पास बढ़ जाएगा। अगर मैं वेवलेंथ, स्मॉलर वेवलेंथ की वेव यहां से यूज कर लूंगा, तो फ्रिंज सेपरेशन मेरे पास कम हो जाएगा। इफ द डिस्टेंस d इज इंक्रीज, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, अगर इसको मैं बढ़ा दूंगा, तो मेरे पास x, द फ्रिंज सेपरेशन बढ़ जाएगा। खुद ही देखो, अगर मैं स्क्रीन यहाँ पे कर दूं तो ये वेव्स कहीं यहाँ करके मिल रही होंगी, इसका मतलब है कि ये फ्रिंज सेपरेशन आपके पास बढ़ गया है। फेज डिफरेंस से एंगल किस तरह निकालते हैं? अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब इसके बाद दे दूं, मैं बिल्कुल निकालना बताता हूँ फेज डिफरेंस से एंगल, ठीक है ना। तो ये जब खत्म हो जाए, आप स्पेसिफिकली इस केस के लिए पूछ रही हैं, जनरल एक सवाल है, क्योंकि मुझे कुछ काफी हद तक जनरल नजर आ रहा है। हाँ, तो मैं इसके बाद बता दे, ठीक है ना। ए, फ्रिंज सेपरेशन अगर मैं कम कर दूं, मतलब अगर मैं स्लिट सेपरेशन, सॉरी, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा तक की बात हो रही है, तो एक मैक्सिमा यहाँ बन रहा था, इसके बीच में मिनिमा जरूर बन रहा है, उस मिनिमा को हमने इग्नोर किया हुआ है, ठीक है ना। मैक्सिमा से मैक्सिमा तक का डिफरेंस हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पे था कि मैंने कहा अगर मैं स्लिट सेपरेशन को कम कर दूंगा, तो मेरे पास ये जो फ्रिंज सेपरेशन है ये बढ़ जाएगी, और दूर जा करके ये मिल रहा होगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डिक्रीजिंग दिस वुड इंक्रीज एक्स, ठीक है। तो दिस वाज द जनरल टू सोर्स इंटरफेरेंस पैटर्न। अब इसके अंदर हम वेरिएशन लेकर आए थे, इन तीन वेरिएशंस के अलावा, मतलब ये तो डायरेक्ट रिलेशन है ना, लेमडा को बढ़ा दिया एक्स बढ़ गया, डी को बढ़ा दिया एक्स बढ़ गया, ए को बढ़ा दिया एक्स कम हो गया, एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। अब मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक वेरिएशन और थी जिसको हम लोगों ने वीकेंड वाले बच्चों सुबह डिस्कस किया था, उसको एक दफा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पहली सिचुएशन ये है कि इफ आई इंक्रीज द विड्थ ऑफ द स्लिट without changing the slit separation। अच्छा, देखो क्वेश्चन आया है सर, अगर दो वेवलेंथ्स हो ड्यू टू टू सोर्सेस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, तो कौन सी वेवलेंथ देंगे? तो देखो बेटा, हमने इंटरफेरेंस के लिए क्या बात की थी, मोनोक्रोमैटिक हो, सेम फ्रीक्वेंसी। अब तुम मोनोक्रोमैटिक लाइट वेव ले रहे हो, लाइट की स्पीड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम कर दी, तो वेवलेंथ तो ऑटोमेटिकली सेम हो गई है ना आपके पास, ठीक है। फिर तुमने कहा था कोहेरेंट हो, कोहेरेंस के लिए तुमने क्या कहा था, तुमने, हमने डिस्कस किया था, कोहेरेंस के लिए इनका पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस सेम रहना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि मैंने वेवलेंथ सेम रखनी है, ठीक है। तो वेवलेंथ हमेशा सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, तो यहाँ पे कभी सोचना ही नहीं कि सर दो अलग अलग वेव्स आ गई है, मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो एक ही वेवलेंथ होगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो हमने क्या किया, हमने स्लिट सेपरेशन चेंज नहीं की, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स रिमेन्स द सेम, जो सेंटर टू सेंटर विड्थ है वो आपके पास सेम है। आपके पास चेंज क्या हुआ है, आपके पास स्लिट का साइज, ओपनिंग साइज वो चेंज हो चुका हुआ है, ठीक है ना, स्लिट वाइडर कर दिया। तो अगर आप, जी बेटा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं ना। कैसे सवाल कर रहे हो तुम लोग रमजानों में, अभी तो रोजा भी नहीं है। चले,
आप अगर फॉर्मूला देखें, लेमडा डी ओवर ए, तो सिंस यू आर नॉट चेंजिंग ए एंड नीदर यू आर चेंजिंग एनी ऑफ दीज लेमडा डी और ए वाली क्वांटिटी, तो स्लिट की विड्थ बढ़ाने से एक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क किस चीज पे पड़ेगा? देखो, फर्क इस चीज पे पड़ेगा कि अगर मैं स्लिट की विड्थ बढ़ा देता हूं तो डिफ्रैक्शन पे फर्क पड़ेगा। मैंने कहा था जितनी बारीक स्लिट होगी उतना ज्यादा डिफ्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा डिफ्रैक्ट करेगा उतना एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल दी ओरिजिनल दी एक्चुअल वेवलेंथ डिफ्रैक्शन से पहले वो ये एम्पलीट्यूड वो ये था। याद रहे कि आपके पास सिर्फ एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ता है डिफ्रैक्शन से। ठीक है, दिस वाज दी ओरिजिनल एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक आपके पास डिफ्रैक्शन हुई फ्रॉम अ स्मॉलर स्लिट ए वन, मैंने कह दिया। ठीक है, यहां पे एम्पलीट्यूड, क्योंकि डिफ्रैक्शन ज्यादा हुई थी तो एम्पलीट्यूड में काफी फर्क आया था, डिक्रीज हुआ था। लेकिन स्लिट विड्थ बढ़ाने से आपके पास अब जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ। एज कंपेयर टू दी स्लिट्स इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो नतीजे में क्या होगा? नतीजे में ये होगा कि अगर आपके पास ऐसी दो वेव्स मिल रही थी, इंटरफेरेंस मैक्सिमा की बात करते हैं ना हम सिर्फ, तो मैक्सिमा में अगर आपके पास ऐसी दो वेव्स मिली थी, ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट बना था दैट वुड बी समवट लाइक दिस। ठीक है ना, डबल हो गया। लेकिन अगर मैंने स्लिट की विड्थ बढ़ा दी, जी, डिफ्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी एम्पलीट्यूड उतना कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिफ्रैक्शन जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना कम। ठीक है, और इंटेंसिटी भी डेफिनेटली कम हो जाएगी जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये था ओरिजिनल जो हमारे पास ए वन था। लेकिन अगर मैंने इंक्रीज कर दी स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ को इंक्रीज करने से अब जो मेरे पास मैक्सिमम बन रहा है ना बेटा, वो इस वेव की वजह से बन रहा है। देखो, ये लार्जर एम्पलीट्यूड की वेव है, इसका जो मैक्सिमा बनेगा वो प्रीवियस वेव से थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। तो अब ब्राइटनेस किस में ज्यादा होगी? डेफिनेटली जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है उसमें ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्लिट की विड्थ बढ़ाने से सेपरेशन चेंज नहीं की, सिर्फ स्लिट की जो विंडो साइज है ना, सिर्फ विंडो साइज बढ़ा दिया आपने। देर इज नो चेंज ऑन दी डार्क फ्रिंज, देर इज नो चेंज ऑन दी स्लिट सेपरेशन, ओनली जो ब्राइट फ्रिंज थी वो ब्राइटर हो जाएगी, मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे कि ब्राइट फ्रिंज विल गेट ब्राइटर या फिर मोर इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज। बेटा किसी चीज पे ना स्लिट सेपरेशन चेंज हुई है ना फ्रिंज सेपरेशन चेंज हुई है, सिर्फ ब्राइटनेस ऑफ द ब्राइटर फ्रिंज बढ़ गई है। ठीक है, इंटेंसिटी ब्राइटर फ्रिंज की बढ़ गई है। दोबारा समझिएगा, मैंने कहा कि हमने स्लिट सेपरेशन चेंज नहीं की, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अभी भी उतना ही है जितना पहले था। सिर्फ स्लिट का जो साइज है, जो होल था, जो विंडो थी, उसको आपने बड़ा कर दिया है। ठीक है, अब होल बड़ा करने से आपके पास क्या होगा? पहले यहां से कम लाइट गुजर रही थी, अब ज्यादा लाइट गुजर रही है। ऐसा कह सकते हैं ना हम। अगर ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट जा रही होगी तो जो ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी वो इंटेंस बन रही होगी। आप एक स्मॉल होल से लाइट पास करवाओगे उसकी इंटेंसिटी कम होगी, आप ग्रेटर होल से लाइट पास करवाओगे उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो डार्क फ्रिंज का मतलब ये था कि डार्क फ्रिंज में तो वैसी कैंसिलेशन हो रही है। अब चाहे वो इतने बड़े एम्पलीट्यूड की कैंसिलेशन हो, चाहे वो इतने बड़े एम्पलीट्यूड की कैंसिलेशन हो, कैंसिलेशन बीइंग कैंसिलेशन। लेकिन डार्क फ्रिंज पे आप देख रहे हो कि जब स्लिट विड्थ छोटी थी तो आपके पास एम्पलीट्यूड वाज इतना, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 मिलीमीटर और समथिंग, यहां पर एम्पलीट्यूड आपके पास ज्यादा हो चुका हुआ है, लेट्स से 1.5 मिलीमीटर और समथिंग हो चुका हुआ है।
तो जो ब्राइट फ्रिंज बन रही थी उसकी ब्राइटनेस बढ़ चुकी हुई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सेपरेशन पे कोई फर्क नहीं आया, ब्राइटर हो चुकी हुई है आपके पास। ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज यहां चेंज नहीं होगी, सिर्फ अभी एक केस पढ़ेंगे जहां पे चेंज हो जाएगी। समझ में आई अब ये वाली बात आप लोगों को? गो अहेड दें तो हम आगे जाएं। फैजान अभी बताया डार्क फ्रिंज पे यहां पे फर्क नहीं पड़ेगा, आगे आने वाले केस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलें दूसरा केस देखें। दूसरा केस है जहां पर हम लोगों ने सिर्फ एक वेट को ब्रॉडर कर दिया और दूसरी वेट अभी भी छोटी है, स्लिट सेपरेशन चेंज नहीं हुआ। मतलब ये सेपरेशन अभी भी इतना ही है, सिर्फ एक का साइज आपने बढ़ाया और एक का साइज अभी भी स्मॉलर है। A large window and a smaller window and center to center distance A is still the same. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द वही फॉर्मूला, you're neither changing lambda, आप B चेंज नहीं कर रहे, आप A चेंज नहीं कर रहे, तो सेपरेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितना डिस्टेंस पे वो पहले बन रहे थे उतने ही डिस्टेंस पे ये अभी भी बन रहे, ना करीब हो रहे ना दूर हो रहे। ठीक है, ब्राइटनेस पे फर्क पड़ेगा। ब्राइटनेस पे क्यों फर्क पड़ेगा? आपका जहन फौरन ये जाना चाहिए कि सर अगर आप ओपनिंग का साइज, विंडो का साइज कम या ज्यादा कर रहे हैं तो एक्चुअली इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। अब इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है तो देखो क्या होगा। ब्राइट फ्रिंज किस तरह बनी? सबसे पहले अलग अलग विंडो होने की वजह से जो आपके पास वेव आ रही है ना, एक स्लिट से एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और एक स्लिट से एम्पलीट्यूड कम होगा। जाहिर है कि जिसकी जो स्लिट छोटी थी, जिसकी विड्थ छोटी थी, उससे एम्पलीट्यूड कम है। जो स्लिट ज्यादा थी वहां से ग्रेटर इंटेंसिटी आ रही है, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है आपके पास? ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, एम्पलीट्यूड में फर्क है, मतलब ब्राइटनेस में फर्क है। अब आपके पास जब मैक्सिमा बना तो क्या हुआ और जब मिनिमा बना तब क्या हुआ, तो गौर से देखेंगे। जब मैक्सिमा बना आपके पास, तो मैक्सिमा में एक वेव आपके पास ये थी, ठीक है, दूसरी वेव आपके पास ये थी। ठीक है, चलिए मैं जरा तरीके से बना देता हूं। देखें, एक वेव स्मॉलर स्लिट से आपके पास ये वाली आ रही थी, ये मैक्सिमा की बात हो रही है। ठीक है, और लेट से जो लार्जर स्लिट थी उससे जो वेव आ रही है वो ये आ रही है। अब आपके पास जो मैक्सिमा बन रहा है रिजल्टेंट, वो इन दोनों का सम बन रहा है, जो कि कुछ इस तरह का बन रहा होगा। तो ब्राइट फ्रिंज तो अभी भी ब्राइटर है। मैक्सिमा फॉर्म्ड एट द सेंटर या फिर मैक्सिमा फॉर्म्ड एट एनीवेयर, अली रिजवी साहब कहीं भी मैक्सिमा बन रहा हो। ठीक है, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब जहां पर आपके पास पार्ट डिफरेंस लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा का हो। कहीं पर भी लेमडा मतलब किसी भी आप उसकी बात कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? मिनिमा जब बनेगा मतलब डार्क फ्रिंज, मतलब जहां पर आपके पास पार्ट डिफरेंस होगा एन प्लस हाफ लेमडा, कहीं पर भी पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, चौथा ऑर्डर, 10वां ऑर्डर। ठीक है, अब गौर से समझिएगा कि मिनिमा बनता है जब वेव्स होती हैं आउट ऑफ फेज। ठीक है, तो आपके पास लेट से कि जो मिनिमा बन रहा था वहां पर एक वेव का एम्पलीट्यूड तो ये था जो आपने ब्लू वाली वेव बनाई थी फ्रॉम दी वाइडर स्लिट, लेकिन जो आपके पास नैरो स्लिट थी जिसकी ओपनिंग थोड़ी सी कम थी बेटा, वहां पर आपके पास जो एम्पलीट्यूड था वो कम था। अब एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से जो आपके पास मिनिमा बन रहा है अब वो कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं हो रही है, थोड़ी सी वेवलेंथ अभी भी है, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड अभी भी है। पहले हम मिनिमा किसे कह रहे, मतलब मिनिमा की सिचुएशन क्या थी, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, तो दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होने की वजह से आपके पास एक बिल्कुल ही जीरो वेव बन रही थी और कंप्लीट डार्क फ्रिंज बन रही थी। अब यहां पर आपके पास कंप्लीट जीरो नहीं होगा,
अनइक्वल एम्पलीट्यूड होने की वजह से। अगर एम्पलीट्यूड अनइक्वल है तो इसका मतलब ये है कि हम इसे बोलेंगे इट वुड बी लेस डार्कर। आपके पास ब्राइट फ्रिंज स्टिल विल बी ब्राइट, डार्क फ्रिंज वुड बी लेस डार्कर। ठीक है। या फिर एक वर्ड यूज किया जाता है कि डार्क फ्रिंज वुड बी ब्राइटर। अच्छा, ब्राइटर का क्या मतलब है? ब्राइटर का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा डार्क ना। ब्राइटर का यहाँ पे मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड इसका नॉन जीरो होगा, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी इसकी यहाँ पर होगी। तो समझ लो कि पहले अगर तुम्हारे पास डार्क फ्रिंज पे एक ब्लैक पट्टी बन रही थी, अब ग्रे टोन आ रहा होगा। हाँ जी। ब्राइटर का मतलब यहाँ पे साथ ये है कि उसका एम्पलीट्यूड कुछ, उसकी इंटेंसिटी कुछ ना कुछ होगी। देखो पहले तो इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो रही थी ना, अभी इंटेंसिटी जीरो नहीं है, तो इंटेंसिटी ना जीरो होने का मतलब है ब्राइटनेस है। इट विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ फेज बेटा, इट विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ फेज, लेकिन रिजल्टेंट जीरो नहीं हो रहा। मुझे एक बात बताओ, यहां पर हमने ये वाला केस पढ़ा था ना, ये कंप्लीटली आउट ऑफ फेज है, ठीक है, लेकिन इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो रहा। तो यूं समझ लें कि वहां पर भी यही सिचुएशन है कि इसका जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं होगा आपके पास। पहले आपके पास एक डार्क फ्रिंज बन रहा था, बिल्कुल ब्लैक फ्रिंज बन रहा था, अब आपके पास ग्रे फ्रिंज बन रहा होगा। यूं समझ लें कि चले मैं इस तरह समझा देता हूँ। मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि देखें, पहले मतलब जो जनरल केस था वो आपके पास किस तरह बन रहा था। आपके पास बना एक, देखें, आपके पास ये एक ब्राइट फ्रिंज बना, लेट से रेड लाइट मैंने यूज की थी, ठीक है ना। आपके पास एक ब्लैक ये फ्रिंज बना था और एक डार्क फ्रिंज बना, ठीक है। फिर आपके पास एक दोबारा से ब्राइट फ्रिंज बना था, ठीक है। इस डिस्टेंस को आप फ्रिंज सेपरेशन कहते हो। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किस चीज पे पड़ा? ब्राइट फ्रिंज वॉज स्टिल ब्राइटर। आपके पास पैटर्न सिमिलर था, ब्राइट फ्रिंज वॉज स्टिल ब्राइटर। ये जो है ये आपके पास लाइटर हो गया। दैट्स इट। समझ में आई कि इसकी डार्कनेस अब कंप्लीटली डार्क नहीं है, इसकी डार्कनेस में कमी आ चुकी है, अब इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा है मौजूद आपके पास। हाँ भाई, तो हाँ, समझ में आई जो मैंने समझाया, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे दिस इज ब्राइटर, ब्राइटर इन सेंस कि यहां पर आपके पास इस केस में एम्पलीट्यूड वॉज जीरो, यहां पर एम्पलीट्यूड जीरो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐसे बन रहा था तो यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड थोड़ा सा है, तो थोड़ी सी इंटेंसिटी है यहाँ पे लाइट की। सर तो ब्राइटनेस इंक्रीज होगी ब्राइट फ्रिंज की। देखो ब्राइटनेस ऑफ दी ब्राइट फ्रिंज तो इंक्रीज हो रही है, डार्क की भी इंक्रीज हो रही है, डार्क की भी ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है। सर मिनिमा का इफेक्ट डार्क फ्रिंज पर होगा, यस, मिनिमा इज अ डार्क फ्रिंज ना बेटा। मिनिमा क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस वजह से। ऐसा व्हाट अबाउट द रेड वन? वो डार्क हो जाएगा? वो डार्क नहीं होगा, वो ब्राइट हो जाएगा। उसकी इंटेंसिटी, उसका एम्पलीट्यूड तो फिर भी बढ़ रहा है ना, इसका एम्पलीट्यूड तो फिर भी बढ़ रहा है। देखो, इन एम्पलीट्यूड से रिलेट करो, इसका एम्पलीट्यूड अगर दोनों ये वाली वेव्स होती तो एम्पलीट्यूड कुछ इतना होता, अभी एम्पलीट्यूड ज्यादा बन रहा है तो मतलब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो ब्राइट फ्रिंज इज ब्राइटर, डार्क फ्रिंज इज ऑल्सो ब्राइटर। ब्राइटर का फिर बार बार बोल रहा हूँ, डार्क फ्रिंज ब्राइटर होने का मतलब है कि देर इज एन एम्पलीट्यूड नाउ, पहले नहीं था, पहले जीरो था, बिल्कुल काला, अब क्या है? ग्रे। सही है ना, इस टाइप की कुछ सिचुएशन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात आप लोगों के? लाइट वेव सेपरेशन ग्रेटर की वजह से एक्स में डिफरेंस नहीं आएगा। नहीं, एक्स का डिफरेंस सिर्फ इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये वाले फैक्टर्स। लेमडा चेंज नहीं कर रहे हैं हम, डी चेंज नहीं कर रहे, ए चेंज नहीं कर रहे, तो एक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
एक्स पे उस वक्त फर्क पड़ेगा जब इन तीन चीजों में से किसी एक चीज को आप चेंज कर दो। समझ में आ रही है बात? चले बेटा, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स दी दी थिंग जिसको मैंने आज डिस्कस करना था, दैट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है ना? इंटरफेरेंस पैटर्न ही है, लेकिन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर हम लोगों ने इंटरफेरेंस पैटर्न, जो टू सोर्स इंटरफेरेंस पैटर्न था, इसको टू सोर्स इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों कहते थे, डबल स्लिट क्यों कहते थे? यहाँ जो आपने स्लिट्स यूज की थी वो दो थी। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आपके पास मल्टीपल स्लिट्स होगी। मल्टीपल कितनी? बहुत ज्यादा। 700, 800, 1000, 500, 600, इतनी ज्यादा। समझ में आ रही है आपके बात? तो दिस इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो आपने हेडिंग लेनी है अपने पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। ठीक है। अच्छा, ग्रेटिंग कहते हैं जैसे, पहले आप ये लिख लेगा। अब लिखेंगे अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। A diffraction grating is a set of multiple identical equally spaced slits। ठीक है। तीन अहम बातें की। मल्टीपल होंगी, बहुत सारी। आइडेंटिकल होंगी, ठीक है, मतलब उनकी विड्थ वगैरह सब एक जैसी होगी। इक्वली स्पेस्ड, मतलब जितनी भी हैं सबके दरमियान जो स्पेस होगा वो आपके पास जो होगा वो सेम होगा। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे हमने स्लिट्स रेफर किया था उनको। यहाँ पे मतलब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम विंडोज को स्लिट्स के नाम से रेफर कर रहे थे, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में स्लिट्स को लाइंस के नाम से रेफर किया जाता है। ठीक है ना? विल बी रेफर्ड एज लाइन, रेफरिंग देम एज लाइंस। तो स्लिट्स इन अ ग्रेटिंग इज रेफर्ड एज लाइंस। एक लेम सी एनालॉजी देता हूँ, लेम सी है। घरों में ग्रेटर होता है। ग्रेटर किसे कहते हो? उसमें मल्टीपल वो होती है ना आपके पास ओपनिंग, ठीक है ना? उर्दू में उसे बोलते हैं कद्दूकश। ठीक है। मल्टीपल ओपनिंग होती है भाई, तो यहाँ पर भी वही चीज है, इक्वली इक्वली स्पेस आइडेंटिकल है आपके पास सारी। सही है। चले जी। अच्छा, द स्पेसिंग बिटवीन स्पेसिंग बिटवीन स्लिट्स इज आइडेंटिकल एंड इज रेफर्ड एज लाइन स्पेसिंग। और लाइन स्पेसिंग को आप डी से रेफर करते हो। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये बहुत प्यारी बात आपने कैच की है। डार्क पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ब्राइटनेस पे फर्क पड़ेगा। ब्राइटनेस वुड बी मोर ब्राइटर। ठीक है। तो इसकी की फैक्टर्स लिखते हैं। सबसे पहले ग्रेडिंग को समझते हैं, ग्रेडिंग होती क्या है। देखिए, ग्रेडिंग आपके पास कुछ इस टाइप की सिचुएशन होगी कि आपके पास लाइन
स्लिट पहले एक ही थी, ठीक है, अब आपके पास कुछ इस टाइप की सिचुएशन। मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूं, बल्कि सब सिर्फ समझाने की अगर से बता रहा हूं तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। इस तरह आपके पास स्लेट्स मौजूद है, ठीक है ना। ये आपके पास कहला रही हैं ग्रीटिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेटली मैंने बहुत कम सी बनाई है, लेकिन प्रैक्टिकली डेफिनेटली आपके पास सारी होंगी, ठीक है। अब यहाँ से जो आपके पास वेव्स आ रही थी, ठीक है, वो वेव हर स्लिट से डिफ्रैक्ट करेंगी, ठीक है। तो मैं क्योंकि रेज बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं रेज बना देता हूँ कि लाइट रे फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रही थी आपके पास, ये एक लाइट रे, मल्टीपल लाइट रेज हैं आपके पास। तो अब जो आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे वो सिमिलर होगा, मतलब जो उसकी लॉजिक है वो सारी वही है कि कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रही है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रही है आपके पास। डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनने का जो फिनोमिना था वो भी सेम है, जहां जहां ब्राइट फ्रिंज हो रही हो, जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है ब्राइटर फ्रिंज, जहां पर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है वहां पे आपके पास एक क्या कहते हैं डार्क फ्रिंज बन रही होगी। लेकिन पहले की तरह अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट ये है कि जहां पर आपके पास ब्राइट फ्रिंज बनी थी ना, वहां पे पहले दो ही वेव्स थी जो आके इंटरफेयर कर रही थी, यहाँ पे मल्टीपल वेव्स है जो आके इंटरफेयर करेंगी। इस तरह हर स्लिट से एक वेव आ रही है। हर स्लिट से इस तरह कुछ हमें क्या करनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह आप यहां से भी इसको बना लें। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि होगा क्या। ब्राइट फ्रिंज अभी भी वहां पे बन रही है जहां पे पहले बन रही थी, ठीक है। लेकिन सर अगर तीन स्लिट्स हों या ऑड नंबर्स में स्लिट्स हों तो कभी भी डार्क फ्रिंज नहीं बन पाएगी। नहीं, डार्क फ्रिंज फिर भी बन जाएगी, ठीक है ना, डार्क फ्रिंज फिर भी बन जाएगी। देयर वुड बी अ पॉइंट जहां पर वो कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे होंगे। इसका एक एमसीक्यू भी है जहाँ पे उसने एग्जैक्टली याद दिलाइएगा, एक अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। एक एमसीक्यू है जहाँ पे उसने एग्जैक्टली तीन वेव्स को इस्तेमाल करके जो है वो क्या कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाई है। इंटरफेरेंस पैटर्न नंबर ऑफ वेव्स पे डिपेंड नहीं कर रही, इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। अब लेट्स से कि वो तीनों ऐसे फेज डिफरेंस से मिली कि उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो के बराबर हो गया, तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपके पास एक मैक्सिमा बना था क्योंकि यहाँ पे तमाम वेव्स इंटरफेयर कर रही थी। अच्छा, ये आपके पास वो जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा, ठीक है, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट। लेकिन अब यहाँ का नतीजा बिल्कुल एग्जैक्टली रिजल्टेंट क्या होगा कि टू सोर्स इंटरफेरेंस पैटर्न से जो ब्राइटनेस मिल रही थी उससे कई ज्यादा ब्राइटनेस मुझे यहाँ पे मिल रही है। रीजन क्या है, वहां पे सिर्फ दो वेवलेट्स आकर के मिली थी और दो के नतीजे में आपने देखा था एम्पलीट्यूड कितना डबल हो रहा है। यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं 700 लाइन्स थी, मतलब 700 आपके पास स्लिट्स थी, तो 700 आपके पास 700 टाइम्स एम्पलीट्यूड ग्रेटर होगा। 700 टाइम्स आपके पास एम्पलीट्यूड ग्रेटर है तो उसको स्क्वायर कर दो, आपके पास 4900 या समथिंग या जो भी वैल्यू आती है इतना टाइम्स इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ब्राइटनेस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज वुड बी मच मच लार्जर देन एग्जैक्टली हर रे की इंटेंसिटी ऐड होगी क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेज मिल रही है। अब जैसे था ना, दो मिली थी, ठीक है, तो आपने इसको ऐसे कर दिया था। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से ऐसी बड़ी सारी वेव्स मिल रही है तो आप मतलब इसको इनलार्ज किए चले जाओ, इस टाइप की कहानी, सही है। अच्छा, बिल्कुल सिमिलरली आपके पास एक पैटर्न जिस तरह यहाँ पे बना था, फिर यू विल हैव अ मिनिमा, ठीक है ना, यू विल ऑब्जर्व अ मिनिमा जहां पर तमाम वेव्स जो है वो बनी थी मिली थी आउट ऑफ फेज, जहां पे पार्ट डिफरेंस था लेमडा अपॉन टू। यही मिनिमा आपको ऑन दी अदर साइड भी अचीव होगा जहां पे पार्ट डिफरेंस अगेन होगा लेमडा अपॉन टू। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा बेटा जहां पे तमाम रेज आकर के मिलेंगी इन फेस लाइक दिस।
हर स्लिट से वेव आ रही है और वो इन फेज आ रही है, ठीक है। यहां पर आपके पास बना एक मैक्सिमा। ये कौन सा पॉइंट था जहां पे सबका पार्ट डिफरेंस लैम्डा के बराबर था? ये आपके पास कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर। बेटा एक सिमिलर फर्स्ट ऑर्डर तुम्हें यहां पे मिलने वाला है, सही है। सर द ग्रेटर नंबर ऑफ स्लिट्स द ग्रेटर इंटेंसिटी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ग्रेटर नंबर ऑफ स्लिट्स मतलब ग्रेटर नंबर ऑफ इंटेंसिटी। इसी तरह अब आप थर्ड ऑर्डर पे चले जाओ, ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर भी आपको ऐसे मिलेगा राइट से कि एक मैक्सिमा और मिला, मिनिमा और मिला था, उसके बाद एक मैक्सिमा। हर स्लिट से आपके पास इस तरह इंटरफेरेंस हो रही है। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज जस्ट अ ग्लोरिफाइड वर्जन ऑफ टू सोर्स इंटरफेरेंस मैथड, ठीक है। तो ये सारी वेव्स यहाँ पे था आपके पास, लेट से 2 लैम्डा का एक मैक्सिमा बना था, और ये आपके पास बना एक सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन। इसके बीच में डेफिनेटली एक मिनिमा बना होगा। तो जितना नंबर ऑफ ऑर्डर आपके पास 0h से ऊपर बना, लाइक फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे फर्स्ट फिर मिनिमा फिर सेकंड, इक्वल आपके पास आइडेंटिकल जो है ना वो फॉर्म हो रहा होगा। सर सारी फ्रिंजेस आउट ऑफ फेज कैसे हो सकती हैं? सारी फ्रिंजेस बिल्कुल आउट ऑफ फेज हो सकती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आउट ऑफ फेज हो सकती हैं। ये तमाम का जो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस था एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आकर के कितना हो रहा था, λ/2 या फिर 1 लैम्डा, समवट लाइक दिस। कैसे हो सकती है? ये देखो एक वेव पहुंची, इसका फेज था, इसका पाथ था 3 लैम्डा, इसका पास पाथ था आपके पास 4 लैम्डा, इसका पाथ था आपके पास 5 लैम्डा, इसका पाथ था आपके पास 6 लैम्डा। तो सब जगह यहाँ पे जो पहुंच रही है, सबका पार्ट डिफरेंस इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बन रहा है एक दूसरे से, तो वो इन फेज हो गए इस तरह करके, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि हर दो वेव्स का पार्ट डिफरेंस सेम होगा, लेकिन हर दो वेव्स का पार्ट डिफरेंस इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, इस तरह करके आपके पास वो वेव्स बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझिएगा। मैथमेटिक्स ये समझिएगा कि आपके पास अक्सर लाइन स्पेसिंग दी हुई होगी, लाइन स्पेसिंग वुड बी इन द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर समथिंग, माइक्रोमीटर्स में होगी, ठीक है ना। या फिर आपको लाइन डेंसिटी दे रखी हुई होगी। लाइन डेंसिटी क्या चीज होती है? लाइन डेंसिटी आपके पास होगी, लाइन डेंसिटी, लाइन डेंसिटी क्या है? यूजली इसको पी से रेफर किया जाता है, ठीक है। लाइन डेंसिटी इज नंबर ऑफ लाइंस पर लेंथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे एक बिल्कुल पासिबल के क्वेश्चन से एक वैल्यू ले रहा हूं, उसने बोला 700 लाइन्स पर मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर का जो आपके पास डिस्टेंस है उसके दरमियान 700 स्पेसिंग आ रही है। नाउ यू कैन इमेजिन कि स्पेसिंग्स का जो जो लाइन स्पेसिंग है वो कितनी छोटी होती होगी कि 1 मिलीमीटर के अंदर 700 लाइन्स आ रही है। तो अब आप लाइन स्पेसिंग डी किस तरह निकालोगे? डी वुड बी लेंथ, जो भी लेंथ आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे 1 मिलीमीटर गिवन थी, ठीक है, लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस, सही है। वो क्या आ रहा है आपके पास? आपने निकाला 1 मिलीमीटर, मतलब 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 700, ठीक है। अब आपके पास लाइन स्पेसिंग कितनी आ रही है? यहां से आप कैलकुलेट करोगे, आपके पास लाइन स्पेसिंग आ रही है 1 × 10⁻³ डिवाइडेड 1 × 10⁻³। अरे भैया क्या मसला है, डिवाइडेड बाय 700। तो अजीब सी वैल्यू आ रही है ये, लेकिन इतनी ही अजीब सी वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आ रही है आपके पास 1.4 माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁶ मीटर, मतलब दो लाइन जो है, डी लाइन स्पेसिंग है, मतलब ये आपके पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग थी ना, इस तरह की लाइंस होंगी, ठीक है। इन दो लाइंस के दरमियान का जो गैप है, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मैंने कहा बिल्कुल कुछ इस तरह की होगी आपके पास। ये है डी एक्चुअली आपके पास, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स, टू स्पेसिंग्स, ठीक है ना, दिस इज डी।
लाइन स्पेसिंग जिसे आप कहते हो। ठीक है ना। बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे हेयर स्टाइल से ज्यादा स्लिट्स पे ध्यान दो, मतलब स्पेसिंग्स पे ध्यान दो। ठीक है। चले। अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, अब जरा बातें आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल मुझे पता है 12:10 है, टाइम चेक ना लगाया। मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ। मैंने कहा कि आपके पास यूजली, जैसे जब हम टू सोर्स इंटरफेरेंस कर रहे थे, तो टू सोर्स इंटरफेरेंस के अंदर आपको गिवन थी क्या कहते हैं, स्पेसिंग, मतलब बता दिया था ए की वैल्यू। यहाँ पे या तो वो आप बोलेगा कि लाइन स्पेसिंग इतनी है, या फिर वो आपसे बोलेगा कि लाइन डेंसिटी दे देगा। वो आपसे बोलेगा कि देर आर दिस मच नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर के हिसाब से भी दे दी, 1 मिलीमीटर के हिसाब से भी दे दी। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि देर आर 700 लाइन्स, मतलब 700 ओपनिंग, 700 स्लिट, 700 ग्रेटिंग्स पर मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर की लेंथ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज दी 1 मिलीमीटर की लेंथ, तो इसके अंदर 700 स्लिट्स आ रही है, इतना छोटा ही आपके पास। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, ठीक है ना, टू लाइंस। तो आपने 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस कर दिया, 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 700, तो आपके पास ये आ गया कि दो स्लिट्स के दरमियान, ये जो स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स के दरमियान जो फासला हो गया, दैट वाज 1.4 टेंस पावर -6। ठीक है ना। स्लिट सेपरेशन है, स्लिट सेपरेशन बोलेंगे आप इसे। ठीक है ना। डी को हम यहाँ पे लाइंस बोलते हैं, स्लिट्स का नाम नहीं देते, लेकिन आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे वहां पे आपने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, स्लिट सेपरेशन, यहाँ पे वो डी है। ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोग ये चीज। एम मेहदी आपने सवाल पूछा था, उमर साद, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ इसकी मैथमेटिक्स की तरफ। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई हैं। चलो। अब इसकी मैथमेटिक्स देखें। अब इसकी मैथमेटिक्स ये है कि आप इसको कैलकुलेट किस तरह कर रहे हैं। आपने मेरे साथ एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसकी मैथमेटिक्स में यहाँ दिखा देता हूँ। आपने ऊपर मेरे साथ एक कैलकुलेशन की थी, दैट एक्स ओवर डी, बल्कि हम इसको इस तरह करें, मैं इसको थोड़ा सा एक डायग्राम और बना रहा हूं यहाँ पे। ये थोड़ी सी डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं एक लार्जर या फिर मैग्नीफाइड वाली डायग्राम आप कह लें कि मैं वो बना रहा हूँ आपके पास। तो मैंने कहा लेट्स से कि दीज आर दी स्लिट्स। ठीक है ना। अब ये मैंने सिर्फ दो स्लिट शो कर रखी हुई है आपके पास, ठीक है, और लेट्स से कि यही आपके पास स्क्रीन चल रही थी। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास लेट्स से कि ऑर्डर बन रहा है, लेट्स से मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर एक ये हुआ आपके पास, ठीक है, और एक रे आपके पास यहां से आ रही है। ठीक है। अब एग्जैक्टली exactly उसी तरह मैंने कहा कि यहां से मैंने एक लाइन दी और मैंने एंगल बनाया, दिस एंगल इज थीटा। सही है। ये एंगल आपके पास थीटा बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, या जो भी ऑर्डर नंबर है, एक एंगल, एक ट्राइंगल मैं यहां से बना ना। ये जो आपके पास मैंने रेड वाला ट्रायंगल बनाया, दिस इज नॉट अ रे, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल जीरो से जो फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर बन रहा है, उसका एंगल आपके पास क्या है। तो एंगल आपके पास ये रहा, एंगल इज थीटा अगेन। ना दिस थीटा एंड ये वाला जो थीटा है, दिस इज इक्वल आपके पास। ठीक है। तो ये जो गैप था स्पेसिंग का, दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस डी। ठीक है। और इतना जो डिस्टेंस आ रहा था, दिस इज एक्चुअली पार्ट डिफरेंस, जिस पे अभी बात हुई थी। ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस ओवर डी। डी क्या है, लाइन स्पेसिंग। सही है। फिर से देखो,
अगर दिस एंगल इज 90, ठीक है, तो एंगल के सामने आपके पास हो गया है परपेंडिकुलर, एंड दिस इज, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो ये जो एंगल है थीटा, जो कि इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एंगल के आइडेंटिकल है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था ये दोनों आइडेंटिकल एंगल्स होते हैं। तो साइन थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू पार्ट डिफरेंस ओवर क्या कहते हैं, डी। ये वाली चीज समझ में आई? बेटा अभी ऊपर डिस्कस किया था ना कि दो लाइंस के दरमियान जो गैप होगा, ये डिस्टेंस का डिफरेंस है, ये पार्ट डिफरेंस के बराबर होता है। अच्छा बेटा, मैं इस वाली वर्किंग पे दोबारा लेके जा रहा हूँ आपको, ठीक है? ये बेहतर डायग्राम थी, मैं इस वाली वर्किंग पे दोबारा लेके जा रहा हूँ आपको। मैं समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली ये चीज समझा रहा हूँ। चलिए बच्चों, मुझे ये बताइएगा कि ये चीज तो समझ में आई थी। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये एक्चुअली आपके पास स्लिट सेपरेशन नहीं थी, ये आपके पास थी लाइन स्पेसिंग। मतलब ऐसी मल्टीपल लाइंस हैं, हमने सिर्फ दो के बारे में बात करनी है, मतलब सिर्फ दो से पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्या हमने ये चीज यहाँ पे वाज़ेह की थी कि ये जो डिफरेंस है ये पार्ट डिफरेंस है? पार्ट डिफरेंस क्यों है? पार्ट डिफरेंस होता क्या था? दो डिफरेंट वेव्स की जो लेंथ कवर्ड है उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी पार्ट डिफरेंस। मैंने कहा जितनी लेंथ इसने कवर की थी उतनी लेंथ अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट वुड बी अ पाथ डिफरेंस, ठीक है? ये चीज समझ में आई आप लोगों के? इस पे मल्टीपल टाइम्स बात हो चुकी है बच्चों। दो वेव्स के लेंथ का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी पाथ डिफरेंस। तो एक वेव ने इतना लेंथ कवर किया था, एक वेव ने ये वाला लेंथ कवर किया था, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बेटा ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये आपके पास पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है ना? मल्टीपल टाइम्स ये वाली बात हो चुकी हुई है। अब अभी थोड़ी देर पहले भी हमने कहा था, मैंने कहा था दिस एंगल इज रेफर्ड एज एंगल थीटा, एंड आइडेंटिकल एंगल होने की वजह से ये जो डॉटेड रेड ट्राइंगल बनाए ये एंगल इज ऑल्सो थीटा, ठीक है? अब सिर्फ इस वाले ट्राइंगल के ऊपर गौर करना। अगर दिस इज द एंगल थीटा और ये आपके पास 90 डिग्री बन रहा है, तो पाथ डिफरेंस इज द परपेंडिकुलर एंड डी इज द हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं, ट्रिग्नोमेट्री है सिंपल, कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस ओवर डी। डी क्या है? लाइन स्पेसिंग, ठीक है? सिंपली मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू दी पाथ डिफरेंस। सही है ना? पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमा, हम सिर्फ मैक्सिमा पे ध्यान दे रहे हैं, तो फॉर मैक्सिमा आपके पास पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? आपके पास पाथ डिफरेंस होना चाहिए या तो लेमडा, या तो 2 लेमडा, या फिर 3 लेमडा, या फिर 4 लेमडा। इन शॉर्ट आपके पास पार्ट डिफरेंस होना चाहिए n लेमडा, ठीक है? अच्छा अफनान, प्लीज इस सवाल को ना बिल्कुल आखिर में पूछना, मैं मुझे पार्ट डिफरेंस रिकॉल करवाना पड़ेगा तुम्हें कि पार्ट डिफरेंस कैसे होगा। पार्ट डिफरेंस का एक बड़ा लंबा टॉपिक हमने पढ़ा है बेटा। बेटा डी इज द स्पेसिंग बिटवीन दी लाइंस, ए इज द स्पेसिंग बिटवीन दी स्लिट्स, ठीक है? कोई फर्क नहीं है। डबल स्लिट के अंदर हमने ओपनिंग्स को स्लिट का नाम दिया था, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हम ओपनिंग को डी लाइन स्पेसिंग का नाम दें। देर इज नो मेजर डिफरेंस, ठीक है?
क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जनरल जो मेरे पास सिचुएशन बन रही होगी, दैट वुड बी डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा. नाउ व्हाट इज एन ओवर हियर? एन इज ऑर्डर नंबर. एन क्या है आपके पास? एन ऑर्डर नंबर है. फर्स्ट ऑर्डर की अगर बात करो, देखो जीरोथ ऑर्डर की अगर बात करोगे, एन की जगह जीरोथ रखोगे तो जीरो ऑर्डर यहाँ पर है. यहाँ पर आपके पास पार्ट डिफरेंस बिल्कुल जीरो होता है और एंगल भी आपके पास क्या होगा? जीरो. फर्स्ट ऑर्डर की बात करोगे तो वो यहां पर है आपके पास. पार्ट डिफरेंस वुड बी इक्वल टू डी साइन थीटा. सेकेंड ऑर्डर की बात करोगे तो एन की जगह टू आ जाएगा. इस वाले ऑर्डर की बात करो, एंगल आपके पास ये आ जाएगा. थर्ड ऑर्डर की बात करूंगा, एंगल मजीद बढ़ जाएगा. तो व्हाट इट वुड लुक लाइक, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से आपने समझना है कि मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया डी साइन थीटा. मैं वही समझा रहा हूँ बोलिए बेटा कि ये एंगल कहाँ से मेजर हो रहा है. तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि देखिए ये आपके पास एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है ना. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूजली एग्जामिनर इस तरह रिप्रेजेंट कर देगा, ये एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, दैट्स इट. ठीक है ना. अब बहुत ध्यान से देखना, यहां से आपके पास एक रे आ रही थी, इंसिडेंट रे, द रे दैट वाज कमिंग बिफोर दिस लेंस. ठीक है. अब यहां से आपके पास स्क्रीन से, मतलब यहां से डिफ्रैक्शन हो रही थी, मल्टीपल डिफ्रैक्शंस. तो स्क्रीन आपके पास लेट से ये बनी हुई थी. ठीक है. अब देखना कि एंगल कहां से मेजर हो रहा है. ये जो अब मैं बनाने जा रहा हूं, सर डज पार्ट डिफरेंस हैव एनी इफेक्ट ऑन द एंगल? यस, एक्चुअली एंगल हैज अ डिफरेंस ऑफ ऑन पार्ट डिफरेंस. ठीक है. एन इज, अभी समझा रहा हूं अमान, अभी देख पाओगे एन क्या है. आपके पास सेंटर में बना एक फर्स्ट ऑर्डर. अब ये जो मैं लाइंस बना रहा हूं, दीज आर, सॉरी, यहां पे आपके पास बना जीरोथ ऑर्डर. ठीक है ना. जीरो मैक्सिमा. ये जो मैं आपके पास बना रहा हूं, दीज आर नॉट रेज, दीज आर दी डायरेक्शंस के मैक्सिमा का बन रहा है. ठीक है. लेट्स से पहला मैक्सिमा आपके पास यहां बना था. ठीक है. दिस वाज द फर्स्ट मैक्सिमा. दिस वाज द सेकंड मैक्सिमा. इसी तरह थर्ड मैक्सिमा, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूं ताकि मैं मैक्सिमा को जो है वो हाईलाइट कर सकूं. अच्छा, यहाँ पे लेट से मैं थर्ड मैक्सिमा तक लेके जा रहा हूं. तो ये मेरे पास बना थर्ड मैक्सिमा. अब यहाँ पे डायग्राम में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है. ठीक है, आई होप आप लोग कर पाएंगे. इसी तरह एक फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा आपके पास यहाँ बना था. ठीक है. एक सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा आपके पास यहाँ बना था. ठीक है. आई होप दे आर इक्वल डिस्टेंट. ठीक है. थोड़ा सा यहाँ मैंने बनाया था, और थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा आपके पास कुछ यहाँ बना. ये रेज नहीं है, ये आपके पास क्या है, ये पॉइंट्स हैं कि आपके पास मैक्सिमा का बन रहा था. सो दिस वाज द फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर. तो बेसिकली ये एन है. जो एन लेमडा था ना, तो एन जीरो मतलब पार्ट डिफरेंस तो यहाँ पे जीरो था. एन लेमडा पार्ट डिफरेंस यहाँ पे वन लेमडा था. एन लेमडा पार्ट डिफरेंस यहाँ पे टू लेमडा था. एन लेमडा यहाँ पे पार्ट डिफरेंस थ्री लेमडा था. अब डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला साइन थीटा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा. आपके पास डी कांस्टेंट है, आपके पास लेमडा कांस्टेंट है. अगर आप एन चेंज किए चले आ रहे हो तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है. साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो मतलब एंगल आपके पास बढ़ता चला जा रहा है. अब वो एंगल कौन सा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. अभी आप लोगों ने पूछा था सर एंगल कहां से मेजर हो रहा है. एंगल मेजर हो रहा है बेटा सेंट्रल जीरो से, ये वाला. दिस इज थीटा वन, दिस इज थीटा टू, दिस इज थीटा थ्री. तो ये एंगल हम मेजर कर रहे हैं सेंट्रल जीरो से, थीटा टू एंड थीटा थ्री. तो यूं समझ लें कि जब आप इस फॉर्मूला को जनरली रखेंगे तो उसमें आपके पास डी कॉमन है. डी इज अ कांस्टेंट फैक्टर. साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू वन
लेमडा 1 इज द कांस्टेंट फैक्टर। डी साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू 2 लेमडा। डी साइन थीटा 3 इज इक्वल्स टू 3 लेमडा। तो एन क्या है आपके पास? एन इज बेसिकली ऑर्डर नंबर। आ रही बात समझ में? एन आपके पास क्या हुआ? ऑर्डर नंबर हुआ। ठीक है, यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई है? कोई किसी के पास कोई जहन में सवाल आ रहा हो? मैं ये फाइल भेज दूंगा, बिल्कुल बहुत गंदी सी फाइल बनी है लेकिन मैं भेज दूंगा। आई होप आप लोग समझ पाएंगे। चले, अब इस पे थोड़ी सी बात करें एक और चीज की। एन क्या है? एन इज द ऑर्डर नंबर, लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव जो आपने डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग पे भेजी थी, डी इज द लाइन स्पेसिंग जिसपे हम लोगों ने अभी यहाँ पे बहुत डिटेल में बात की थी ना, साइन थीटा इज द पोजीशन। ठीक है, मैं क्लास एंड करके बताता हूँ उसको। साइन थीटा इज बेसिकली दी, सर पार्ट डिफरेंस इफेक्ट्स फ्रिंज सेपरेशन, ना 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 ना, देखें, फ्रिंज सेपरेशन वुड इफेक्ट द पार्ट डिफरेंस, फ्रिंज सेपरेशन, सॉरी 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 सॉरी, पार्ट डिफरेंस वुड इफेक्ट द फ्रिंज सेपरेशन, यस यहां पे करेगा। वेरी गुड क्वेश्चन। सवाल ये था कि देखो, मैंने कहा था एक चीज नोट करने वाली है, यहाँ पे अगर आप फ्रिंज सेपरेशन देखो वो बढ़ती चली जा रही है, यही बात हमने करनी है कि टू सोर्स इंटरफेरेंस पैटर्न में जो फ्रिंज सेपरेशन थी दैट वाज अ कांस्टेंट फैक्टर। एक्स की वैल्यू, जितना डिस्टेंस जीरो से फर्स्ट ऑर्डर तक का था उतना ही डिस्टेंस आपके पास फर्स्ट से सेकंड का था, उतना ही डिस्टेंस आपके पास फर्स्ट से थर्ड तक का था। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोट करो तो यहाँ पे आपके पास पहला जो गैप था, जो फर्स्ट एक्स था दैट वाज डिफरेंट, सेकंड एक्स इट इज, मतलब ये वाला गैप इज लार्जर, और ये जो गैप है ये बढ़ता चला जा रहा है। तो आप यूं कह लेंगे फ्रिंज सेपरेशन यहाँ पे हर ऑर्डर पे ग्रेटर होती चली जाती है। दिस इज द रीजन कि हम यहाँ पे फ्रिंज सेपरेशन कैलकुलेट नहीं करते, हम यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करते हैं कि सेंटर से वो कितना दूर जाकर के बन रहा है। ठीक है सर, अगर बहुत सारी लाइंस होंगी तो सब में से जो रे निकल रही होगी, अब एक मैक्सिमा पे उन सबके बीच में पार्ट डिफरेंस सेम तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि पार्ट डिफरेंस सेम होगा, लेकिन मैंने ये बोला कि पार्ट डिफरेंस इंटीजर मल्टीपल जरूर होगा। लेट्स से यहां पे बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ये वाली वेव और ये वाली वेव, इनके दरमियान पार्ट डिफरेंस था लैम्डा। ये वाली वेव और ये वाली वेव, इनके दरमियान पार्ट डिफरेंस था 2 लैम्डा। ये और थर्ड वेव, इनके दरमियान था 3 लैम्डा। थे तो सारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले ना, ठीक है, एक जैसे नहीं थे। मतलब एक वेव ये आ रही थी, एक ये आ रही थी, एक ये आ रही थी, मतलब इनका दरमियान जो पार्ट डिफरेंस था वो इंटीजर मल्टीपल था। सेम नहीं था लेकिन सबका इंटीजर मल्टीपल, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। एक वेव का लैम्डा था, एक का 2 लैम्डा था, एक का 3 लैम्डा था, सब ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की थी। आई बात समझ में? अब इसके नतीजे में इफेक्ट क्या होगा वो भी गौर से सुनिएगा। द डिफरेंस, पहला डिफरेंस जो हमने नोट किया, पहला डिफरेंस जब हमने नोट किया वो ये था कि जो फ्रिंज सेपरेशन है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में वो सेम नहीं है, फ्रिंज सेपरेशन आपके पास इंक्रीज हुए चली जा रही है। पहला फ्रिंज सेपरेशन कम था, दूसरा उससे ज्यादा, तीसरा उससे ज्यादा, चौथा बना तो उससे भी ज्यादा होता। ठीक है ना? दूसरी चीज जो नोट करने वाली ये है, क्योंकि तमाम वेव्स एक दूसरे से बड़े डिस्टेंस के ऊपर मिल रही हैं, तो जो इंटेंसिटी है वो भी डिक्रीज होती चली जाएगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको यहां मिलेगी, दूसरे पे इंटेंसिटी आपको थोड़ी सी कम मिलेगी। मतलब फर्स्ट ऑर्डर पे इंटेंसिटी और कम, सेकंड पे इंटेंसिटी फर्दर कम, थर्ड पे इंटेंसिटी और कम होती चली जाएगी। रीजन रीजन वही पार्ट डिफरेंस का फर्क था। पार्ट डिफरेंस इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा जरूर था लेकिन था तो सही ना, तो पार्ट डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा? ये हमने बात की थी, इंटेंसिटी पढ़ते वक्त जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आपके पास एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, फर्स्ट ऑर्डर की 0 से कम होगी, सेकेंड ऑर्डर की और कम होगी। तो जब हम इसकी इंटेंसिटी ड्रॉ करते हैं, हम जब इसकी इंटेंसिटी ड्रॉ करते हैं तो हम इंटेंसिटी इस तरह ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी आपके पास सबसे ज्यादा मिली थी, उसके बाद इंटेंसिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई आपके पास,
अच्छा ये था फर्स्ट ऑर्डर इसका, तो यहाँ इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हुई। सेकेंड ऑर्डर की जो इंटेंसिटी होगी वो फर्स्ट ऑर्डर से भी कम होगी। फर्स्ट और थर्ड ऑर्डर की इंटेंसिटी सेकेंड ऑर्डर से भी कम होगी, तो इंटेंसिटी आपके पास ग्रेजुअली क्या होती चली आ रही है, डिक्रीज होती चली आ रही है। ठीक है, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल, यस। जितना एंगल बढ़ता चला जाएगा इंटेंसिटी आपके पास कम होती चलेगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिल रही है जीरोथ ऑर्डर पे, फर्स्ट ऑर्डर पे उससे कम, लेकिन इस फर्स्ट ऑर्डर का इंटेंसिटी सेम होगा, इस सेकंड ऑर्डर का इस सेकंड ऑर्डर का इंटेंसिटी सेम होगा, फर्स्ट ऑर्डर से कम होगा आपके पास। नहीं, वहां बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, आता वहां पर भी है, लेकिन इतना मेजर फर्क नहीं आता। मतलब वहां पे हमने, शायद आपको याद होगा, हम लोगों ने वो सिमुलेशन देख रहे थे, तो फर्क आएगा लेकिन इतना फर्क नहीं आएगा, बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट सा फर्क आ रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत ग्रेजुअल फर्क आता है। ठीक है ना, मतलब पहली इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, दूसरी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, तीसरी और कम होगी। ठीक है ना, तो एक बहुत मेजर फर्क आता है इंटेंसिटी में जब आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात कर रहे होते हैं। सही है बच्चों? चले। अच्छा, आई होप मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, मैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तुम लोगों को। लाइव क्लास से ज्यादा रिकॉर्डिंग की फिक्र होती है, मेरे समझ में आ रहा है। फ्रिंज सेपरेशन क्यों इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर बात करनी है। अगर हिम्मत है तो बोलो अभी कर लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास टुमारो, जैसा आप लोग बोलोगे। आप लोग की तादाद माशाल्लाह कम होती चली जा रही है, आप लोग के हौसले बुलंद हैं कि हम कल करेंगे काम। चले, फ्रिंज सेपरेशन अब समझ लो। रिकॉर्डिंग में ज्यादा एनर्जी होती है, सही है। चले, फ्रिंज सेपरेशन को समझेगा यहाँ पे, फ्रिंज सेपरेशन को बढ़ती चली जा रही है। देखिए आपके पास क्या कहते हैं, द फॉर्मूला इज डी साइन थीटा। बहुत ध्यान से समझना है इस पॉइंट को। द फॉर्मूला इज डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा, राइट। अब आपके पास जो डी एन लेमडा है, ये तो एक कांस्टेंट फैक्टर आ गया था, तो मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, साइन थीटा प्रोपोर्शनल टू एन है, और साइन थीटा प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। ठीक है, आपने साइन ग्राफ पढ़ रखा हुआ है। ठीक है, साइन ग्राफ आपके पास किस तरह का होता है, दिस इज समवॉट साइन ग्राफ लुक्स लाइक। ठीक है, ये कुछ साइन ग्राफ ऐसी वैल्यू रखता है, 0 से 90 तक का मैंने बनाया था। ठीक है, तो मैंने कहा लेट्स से कि ये आपके पास थीटा है यहाँ पे, ये मैंने कहा दिस इज थीटा। यहाँ पे मैं एन बना रहा हूं जो कि साइन थीटा के प्रोपोर्शनल था। अगर एन बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी आपके पास लीनियरली बढ़ रहा है, मतलब एन एंड साइन थीटा आर लीनियर टू ईच अदर, क्योंकि ये आपके पास कांस्टेंट फैक्टर था। इफ दिस इज कांस्टेंट तो साइन थीटा इज लीनियरली इंक्रीजिंग टू एन नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अब उस हिसाब से देखो, मैंने कहा लेट्स से कि दिस इज n1, दिस इज n2, दिस इज n3, दिस इज n4 एंड जितने ही बन रहा है। अब यहां से अगर आप इसके एंगल के ऊपर विजुलाइज करो, ठीक है, आपके पास एंगल बढ़ता चला जाए। दिस वॉज n1, तो इसका एंगल लेट्स से एक सर्टेन वैल्यू था। n2 एक ग्रेटर एंगल आ रहा है, n3 एक फर्दर ग्रेटर एंगल आएगा। तो मतलब एंगल जो है, अच्छा मैं साइन ग्राफ यहाँ पे तरीके से नहीं बना पाया हूँ, तो ये इस तरह इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आना चाहिए था। ठीक है, तो अब शायद वो इंक्रीज होता हुआ नजर आए हमें। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन हमारे पास एंगल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यूं समझ लें कि एन अगर आपके पास लीनियरली बढ़ रहा है, तो एंगल जो है वो आपके पास उससे इंक्रीजिंग बढ़ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर आपके पास एन की वैल्यू 1 थी और थीटा वॉज लेट्स से 20, तो एन अगर 2 होगा तो थीटा वुड बी ग्रेटर देन 40, मतलब डबल नहीं होगा, जो एंगल होगा वो उससे ज्यादा बड़ा होगा।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये है 45, ठीक है। तो अब जो थर्ड एंगल है, बल्कि मैं एंगल थोड़ा सा छोटा कर दूं, 90 पे चला गया, 90 से ऊपर हमारे पास नहीं बनेगा। तो लेट्स से कि मैंने कहा N1 जो था, थीटा 1 जो था दैट वाज 5, N2 पे थीटा 2 जो मेरे पास बन रहा है दैट इज 12, ग्रेटर देन इट्स डबल। N3 पे जो मेरे पास एंगल बन रहा है दैट इज लेट्स से 36, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। N4 इफ इट्स देयर, ये इफ इट्स देयर वाली कहानी कल मैं समझाऊंगा कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि N4 इफ इट्स देयर। तो N4 पे दिस वुड बी 36, 72 ग्रेटर देन दैट, लेट्स से कि 85। बेटा रीजन यहाँ पे मैंने बताया था ना कि इंक्रीजिंग नेचर, यहाँ पे नेचर डिक्रीजिंग है आपके पास इस वजह से, ठीक है। साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये आपके पास नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। थीटा इज इंक्रीजिंग नॉन लीनियरली विद द साइन थीटा अकॉर्डिंग टू द साइन ग्राफ, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रही होती है इस वजह से। चले, आई गेस यहाँ पे आप लोग की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। आई नो दैट इंटेंसिटी एंड में खत्म हो जाएगी तो शायद फोर्थ ऑर्डर ना हो, एग्जैक्टली इंटेंसिटी नहीं बनेगी। इनफैक्ट कि वो उस जगह तक जाते जाते वो कंप्लीटली इंटरफेरेंस ही नहीं हो पा रही होगी, इंटरफेरेंस तो नहीं हो पा रही होगी, लेकिन ये इंटरफेरेंस तो हो पा रही होगी लेकिन बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव नहीं हो पा रही होगी, वो उस पर भी और फैक्टर्स हैं, वो कल समझेंगे। बेसिक्स ऑफ डिफ्रैक्शन हम लोगों ने कर लिया, अब कल इसके ऊपर क्वेश्चंस और ये सारे जो क्वेश्चंस आपके दिमागों में उठ रहे हैं इसकी बात करेंगे। सेम टाइमिंग होगी 11 या 11:15 पे हम स्टार्ट कर देंगे, प्लीज फ्रेश होकर के आइएगा, ठीक है। और